नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जिसकी राइटर है इकरा सगीर अहमद, उसकी ये 40वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। सुधा का लहजा पूरा एतमाद व मजबूत था। उसके मोमी रुखसारों पर आंसू मोतियों की मानित गिर रहे थे। जिस्म तूफान की जद में आई नाजुक शाख की तरह कांप रहा था, मगर लहजा बहुत मजबूत और बेलचक था। वो जैद की आंखों में देख रही थी। जैद की आंखों में सुर्खी नुमाया थी और इस सुर्खी में हल्की हल्की नमी चमकने लगी थी। वो हक तक उसकी तरफ देख रहा था। प्लीज़, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने पहली बार भाई को खुश देखा है। आप भाई की खुशियाँ किस तरह मिट्टी में मिला सकती हैं? मुझे आप बेटा नहीं मानती, मगर भाई तो आपकी सगी औलाद है। रहम करें उन पर। शाहजेब उनके पाँव पकड़ गिड़गिड़ाने लगा था। शाहजेब, तुमको कोई ज़रूरत नहीं इनसे रहम की भीख मांगने की। ममानी की हाँ भी अब मेरे इरादे को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। अब इनके साथ रहना ही नहीं है मुझे। तलाक चाहिए। वो झुककर शाहजेब का हाथ पकड़कर उठाते हुए जुनूनी अंदाज में बोली। सुधा, इस मनहूस लफ्ज़ को क्यों बार बार मुंह ज़बान पर ला रही हो बेटी? ऐसी बातें घर में हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ताल्लुक़ ही तोड़ दिया जाए। शरीफ लड़कियों के ऐसे बातें मायूब होती हैं। ज़ुमर्द बेगम ने आगे बढ़कर उसको समझाना चाहा। शरीफ लड़कियों के लिए ऐसी बातें मायूब होती हैं ममानी जान, जब लड़की पर उसके भाई के साथ ही बदकारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। ये इल्ज़ाम एक बार नहीं बार बार लगाया जाए तो फिर लड़की शरीफ कहाँ रहती है? इज़्ज़तदार किस तरह कहलाई जा सकती है? मैं शरीफ हूँ ना इज़्ज़तदार। मैं इतनी बुरी हूँ कि अपनी ही निगाहों में गिर गई हूँ। वो उनसे लिपट कर रो दी। मैं रोज़ रोज़ मरने और जीने से तंग आ गई हूँ। ममानी की निगाहों में मेरी वक़्त ना पहले कभी थी और ना अब कभी होगी। बेहतर यही है कि तुमको आज़ाद कर दिया जाए, ताकि तुम अपनी मर्ज़ी से मुंह काला करती फिरो, बदकिरदार लड़की। इमराना ने उसकी बात किता की। मम्मा, आपको भाई की खुशियों का भी ख्याल नहीं? ख़त्म करें इस बहस को। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। माहिदा, जो भाई के चेहरे पर फैलते हज़न और दुख को खूब महसूस कर रही थी, उनको समझाने की कोशिश करने लगी। तुम तो अपना मुँह बंद ही रखो तो बेहतर है। ये सब किया धरा तुम्हारा ही है। उन्होंने बुरी तरह से उसको लिताड़ा, मगर वो भी उनकी ही बेटी थी। बिला खौफ वो आगे बढ़ी और जैद का हाथ पकड़कर गोया हुई। भाई, आप जाइए यहाँ से। मम्मा को खुद मालूम नहीं है कि जो वो करना चाह रही हैं इसका इंजाम किस कदर भयानक है। आप चले प्लीज़। वो उसका हाथ पकड़कर इल्तिजाई अंदाज में बोली। जाओ बेटा, माहिदा ठीक कह रही है। जाओ यहाँ से, ताकि ये तमाशा ख़त्म हो। इमराना ने अपना घर तबाह करके भी कुछ नहीं सीखा, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें मनमानी नहीं करने दूंगा। मेरे बच्चों का घर मेरे होते हुए बर्बाद नहीं होगा। मुनव्वर साहब हलीम तबीयत के मालिक थे। उनको गुस्सा कभी कभार ही आता था, और जब आता था तो कोई सामने ठहर नहीं सकता था। अब भी उनको गुस्से में देखकर इमराना भी होंठ भींच कर रह गए। कुछ कहने की हिम्मत ना हो सकी थी। समर्थ, सुधा को ले जाओ। मैं किसी के मुंह से कोई फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। अभी फैसले करने के लिए मैं ज़िंदा हूँ। भाई साहब, जो मैंने देखा इसको कैसे झुटला दूँ? बल्कि खामोश हो जाओ इमराना। अब सुधा और शाहजेब कोई सफाई पेश नहीं करेंगे। तुम्हें इतना कुछ सुनने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा? तुम्हें नहीं आ रहा तो ना सही, मैं अभी मुदस्सिर को बुलाकर इस रोज़ रोज़ के झगड़े को ही ख़त्म करता हूँ। वो गुस्से से कहते हुए वहाँ से चले गए, और उनके जाते ही इमराना भी वहाँ से पाँव पटकती हुई चली गई। माहिदा जैद को ले गई थी। वो सब वहाँ से लाउंज में आकर बैठ गए। सुधा सर झुकाए हुए जा रही थी। वो बुरी तरह से घायल होकर रह गई थी। इमराना ने एक बार नहीं कई बार उसकी किरदार कशी की थी। हर बार लफ्ज़ों की संगबारी की थी। बाज़ मौक़ों पर हाथ भी उठाया था। उसकी इज़्ज़त ही नहीं, इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह की थी। और आज तो बात हद से निकल गई थी। शाहजेब के साथ जिस बेहयाई के साथ इन्वॉल्व किया था, वो उसकी कुव्वत बर्दाश्त को बिल्कुल ही रेज़ा रेज़ा कर चुका था, और पहली बार उसकी ज़बान खुली थी। बेटी, अब चुप हो जाओ। आज तो आपने भी हद ही कर दी। कोई इस तरह भी तलाक मांगता है? इमराना बहू की दिली मुराद है ये। जैद मियाँ का चेहरा देखा था किस तरह बुझ गया था। वो बिल्कुल ही हार गए थे। कोई कुछ भी कहे, तुम भी भाई की ज़िंदगी से नहीं निकल सकी। तो मैं अपनी जान पर खेल कर भी ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छी बातें करो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सब अच्छा होगा। अभी मुदस्सर आने वाले होंगे। इस मामले को वही मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इमराना की ज़्यादतियाँ हद से बढ़ गई हैं। समर्थ बेगम उन्हें समझाने लगी। वो लोग रेस्टोरेंट से खाजना खाकर निकले थे। कार इंशरा ड्राइव कर रही थी। उन लोगों के दरमियान हल्की फुल्की बातें हो रही थी। वहाँ इंशरा को महसूस हुआ कि उनकी कार का ताक़ुब किया जा रहा है। बात बाली ने भी नोट की थी, जो फ्रंट सीट पर बड़ा जमान थी। क्या तुम भी वही फील कर रही हो जो मैं कर रही हूँ? इंशरा ने बैक मिरर में नानी की तरफ देखते हुए सरगोशी की। हाँ, एक गाड़ी है जो रेस्टोरेंट से हमें मुसलसल फॉलो कर रही है। हालांकि उसका फासला काफ़ी है, लेकिन फिर भी वो मुसलसल पीछे आ रही है। बाली की सफ़ेद रंगत जर्द पड़ रही थी। ये कौन है और इनका क्या मकसद है? ये क्यों फॉलो कर रहे हैं? लारेब का कोई साथी ना हो, वही ऐसी हरकत कर सकता है। तुम तो कह रही थी वो कोमे में जा चुका है। नौफल भाई ने ये बताया था वो कोमे में, और इतनी जल्दी वो कोमे से कैसे निकल सकता है जो ऐसी हरकत करे? आहिस्ता बोलो, नानी की आंख लग गई है। वो सुनेंगी तो परेशान हो जाएंगी। पहले ही मुश्किलों से वो खौफ से बाहर निकली हैं।
वो पीछे देखती हुए आहिस्तगी से गोया हुई। जहाँ नानी सीट से टेक लगाए सो रही थी, दवाइयों के जेर असर वो अक्सर कहीं भी सो जाया करती थी। मुझे बेहद डर लग रहा है, वो कार मुसलसल पीछे आ रही है, हमारे साथ कोई मर्द नहीं है, हमें तन्हा देखकर फॉलो कर रहा है कोई। वाली मुड़कर देख रही थी, पीछे ट्रैफिक रमा दमा थी और वो स्याह मर्सिडीज रास्ता निकालकर करीब आने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी तक वो करीब आने में कामयाब ना हुई थी। लेकिन पीछा जारी था। चेहरा नज़र नहीं आ रहा, मालूम नहीं वो एक है या दो। बस बहुत खौफजदा हो गया। मैंने भी सोच लिया वो गाड़ी जैसे ही करीब आएगी मैं हिट कर दूंगी। मैं कहती हूँ ये सब करना फजूल है, तुम कार दौड़ाओ, घर करीब ही है, कहीं ऐसा ना हो इसी चक्कर में वो घर तक पहुँच जाए जो ज़्यादा खतरनाक है। उस वक्त जहारा बेदार होकर गोया हुई। पहले तो नींद आती ना थी और अब ऐसी आती है कि हर जगह खुद ब खुद ही आंखें बंद हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता। ये मेडिसिन की वजह से है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुकून मिले। पुरसुकून तो मैं बहुत हो गई हूँ, मगर कुछ ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन कहीं गुम हो गए। वो गुमशुदा दिन मैंने किसी और दुनिया में गुजारे हैं, अजीबोगरीब दिन जिसकी कोई याद, कोई परछाई भी मेरे हाफजे में मौजूद नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, मासी प्लीज़ इतना मत सोचिए, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया, दिमाग पर जोर देना ज़रा भी मुनासिब नहीं है, अभी इलाज चल रहा है। उस असना में वो ब्लैक मर्सिडीज़ गायब हो गई थी। उन दोनों ने सुख का सांस लिया और कार घर के सिम जाने वाले रास्ते पर डाल दी। ये उनकी गलत फहमी थी कि कार पीछे आ रही थी। यूसुफ साहब दिल की वहशतों से घबराकर यतीम खाने चले आए थे, जहाँ मौजूद बेसहारा और बेआसरा बच्चों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया के अलावा बहुत से तहाइफ भी मुलाजमों के हमरा लेकर आए थे। गुज़श्ता कई सालों से उनका ये मामूल था। वो दीगर साजो सामान मुलाजमीन के हाथों वहाँ के इंचार्ज को पहुँचाते रहते थे। अलबत्ता तहाइफ बच्चों में खुद अपने हाथों से तकसीम करते थे। तहाइफ पाकर जो उन बच्चों के चेहरों पर खुशियों आसूदगी चमकती थी, वो चमक उनके बेसुकून दिल को सुकून देती थी। वो सरशार हो जाते थे। आज भी खासा वक्त उन बच्चों के साथ गुजारकर वो घर आ रहे थे। रास्ते में उनकी निगाह एक चेहरे पर पड़ी और उस चेहरे को वो हज़ारों लाखों में शनाख्त कर सकते थे। वो 100% जहाँ आ रहा थी। दोनों जवान लड़कियां उनके दाएं बाएं चल रही थी और फिर पार्किंग एरिया में खड़ी कार की तरफ बढ़ गई थी। वो जो एक रेस्टोरेंट के बाहर लॉन में चाय पी रहे थे, चाय का कप भरा हुआ छोड़कर और बिल अदा करके बाहर आए तो वो कार खासी दूर सड़क पर रवां दवां दिखाई दी। उस वक्त उनके जिस्म में नौजवानों जैसी फुर्ती आ गई और वो मिनटों में उस कार का पीछा करने लगे थे। जोशो जज्बात में खून की रवानी बढ़ा दी थी। बड़ी तवील और कठिन रियाजत के बाद वो मंजिल मकसूद पर पहुंचने वाले थे। इतने माह सालों बाद जहारा में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी, माँ सिवाय इसके कि वो बुढ़ापे की सरहदों की मुसाफिर बन गई थी। लेकिन फिर भी पहली निगाह में ही शनाख्त की जा सकती थी। वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से उनकी कार तक पहुँच जाए, मगर रास्ते में ट्रैफिक रुकावट डाले हुए था। फिर चंद लम्हों के लिए वो कार बिल्कुल ही निगाहों से ओझल हो गई थी। वो घबराकर एक शॉर्टकट की तरफ बढ़े और कुछ देर में ही उसके पीछे जा पहुंचे। वो कार एक बंगले के आगे रुक गई थी। मुदस्सर साहब तशरीफ़ ला चुके थे और तमाम हालात जान चुके थे। सुधा अपने कमरे में जा चुकी थी। बुआ उसके लिए चाय बनाकर लाई थी और हस्बे आदत नसीहतों डोज भी देती जा रही थी। दूसरी तरफ इमराना ने फ़ोन करके रिजवाना को सारा माजरा सुनाया और साथ ही वहाँ आने की दावत भी दे दी और वो आधे घंटे से कबल ही वहाँ पहुँच गई थी। इमराना जो मुनव्वर साहब के गुस्से से दिल ही दिल में हरासा हो रही थी, बहन और भांजियों को देखकर उन्हें खासा हौसला मिला था। माहिदा माँ से मायूस होकर जैद के पास आ गई थी, जहाँ वो सर दोनों हाथों में गिराए दिल गिर सा बैठा था। माहिदा की आमद पर भी उसकी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। वो उसकी हालत देखकर तड़प के आगे बढ़ी और गुलोगीर लहजे में बोली, भाई आप मायूस ना हो, डैडी आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। डैडी के आगे मम्मा की एक नहीं चलेगी। मैं किस तरह से मम्मा को शिकस्त खोरदा देख सकता हूँ माहिदा? शिकस्त मम्मा को आपकी वजह से नहीं, अपनी ज़िद्दो अकड़ की वजह से मिलेगी। आप ऐसा कुछ ना सोचिए, रिलैक्स हो जाइए। किस तरह रिलैक्स हो जाऊँ? तुमने सुना नहीं, सौदा भी मेरे साथ रहने पर तैयार नहीं है। वो उस समर का इजहार एक बार नहीं कई बार कर चुकी है। वो सर उठाकर गमगीन लहजे में बोला। माहिदा ने उसकी आंखों में सुर्ख आग भड़कती हुई देखी तो सहम गई। इसका रीज़न मम्मा की ज़ात हो सकती है, शाहजेब हरगिज़ नहीं। ओह शिट, मेरा मकसद ये नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो दोनों एक दूसरे को बहन भाई समझते हैं, जैसे मैं और तुम। एग्जैक्टली भाई, मैंने भी यही देखा है और मैं कसम खाकर कहती हूँ कि सुधा ने कभी किसी को इस नज़र से देखा ही नहीं। वो अपनी ज़ात में गुम रहने वाली बेखबर लड़की है। आप उसकी तरफ से कभी दिल मैला मत कीजिएगा। अभी उनकी बातें जारी थी जहाँ मुदस्सर की कॉल आई और फिर घर के सभी मेम्बरान हॉल रूम में जमा हो गए थे। सुधा और बुआ को बुलाने के लिए मुदस्सर साहब ने शाहजेब को भेजा था। क्या हुआ? तुम तो बहुत बहादुर हो, ताया जान के सामने कह सकती हो, फिर ये सब पापा के सामने कहने से क्यों हिचकिचा रही हो? वो बहुत खफा था। अरे मियाँ, इस बच्ची का क्या कसूर? इमराना बहू के चलत्तर ही ऐसे हैं, उनके दिमाग पे जिद सवार है। अपनी भांजी उर्वा को बहू बनाने की इसी चक्कर में वो उल्टे सीधे चक्कर चलाती रहती हैं। बुआ ने घबराई हुई सुधा का साथ दिया।
क्या उर्वा साहिबा के लिए दुनिया के तमाम लड़के मर गए हैं जो वो हमारे भाई को हासिल करने के लिए ये सब कर रही हैं? ये सब इमराना बहू की साजिशें हैं और कुछ नहीं। अरे बेफिक्र रहिए बुआ डार्लिंग, माँ बदौलत ने बड़ी बड़ी साजिशों का मुकाबला किया, ये घटिया साजिश क्या हैसियत रखती है? बुआ उसके डार्लिंग कहने पर हंसती, मगर वो मुस्कुरा भी ना सकी। वो हॉल में पहुंचे तो इमराना और मुदस्सिर साहब में शदीद तकरार हो रही थी। फिर इमराना को पतंगे यूं भी लग गए थे कि उनके बराबर में सालिया बरा जमान थे। सादगी, खलूस व मतानत जिनके चेहरे से ज़ाहिर थी। सुधा को देखकर उन्होंने हस्बे आदत हाथ पकड़कर उसको अपने पहलू में बिठाया और उनसे सख्त लहजे में कहा, तुम बीमार जहनियत की औरत हो। तुम्हारी इस कोताह सोच, महदूद ज़हन ने हम सब की ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। पहले तुम और तुम्हारी बहन ने ऐसे ही घटिया इल्ज़ाम लगाकर रहन उस वक्त जब सालिया की बारात आई थी, घर आई बारात लौटा दी थी और मेरे हवाले से सालिया को इतना रुसवा किया और साथ ही मेरी ज़िंदगी भी इतनी अजीरन की कि मजबूरन मुझे सालिया से निकाह करना पड़ा। इसके बाद भी तुम्हें चैन ना आया। मुझसे बच्चे छुड़वाए, घर और घर वाले छुड़वाए, सालिया को किसी से मिलने ना दिया। सालिया के रिलेटिव्स और पड़ोसियों में इतनी रुसवाई की कि वो आज तक किसी से निगाह मिलाकर बात नहीं कर सकती। और अब वही दाव तुम अपने बेटे पर चला रही हो। कैसी माँ हो तुम जिसको अपने बेटे की खुशी अजीज़ नहीं। तुम ना औरत हो ना माँ हो, सिर्फ आग हो, हर शय को जलाने वाली। मुदस्सिर के लहजे में दुख था। आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे आग कहें, डाइन कहें, बला कहें, मगर उर्वा मेरी बहू बनेगी। चलें, आपकी खुशी के लिए मैं ज़ैद को दी गई कसम वापस ले लेती हूँ। ज़ैद सौदा को तलाक नहीं देंगे, मगर उनको उर्वा से भी शादी करना होगी। वो शर्ती अंदाज में गोया हुई। नहीं बड़ी मम्मा, ऐसा नहीं होगा। मैंने कभी अपनी मम्मा के लबों पर आसूदा मुस्कुराहट नहीं देखी। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी बहन भी ऐसी मुस्कुराहट से महरूम रहे। मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उर्वा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। शाहजेब ने आनन फानन फैसला किया। तुम मेरे ज़ैद की जगह कभी नहीं ले सकते। वो तीनों हैरत से करीब रुकती कार को देख रही थी। ये वही कार थी जो उनका पीछा कर रही थी और अब सामने आ गई थी। इंची, ये यूसुफ साहब है, मगर ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आए हैं? वाली ने कार से निकलते हुए यूसुफ साहब को देखकर हैरत से कहा। उस हसनाव में वो करीब आ गए थे। जहारा बेगम, मुझे तुमसे बात करनी है। वो इल्तिजाई अंदाज में कार का दरवाज़ा खोलकर जहारा से बोले। कौन हो तुम? जहारा उनको पहचान न सकी। मैं यूसुफ हूँ। यूसुफ, नवेरा को लेकर आई थी ना? मेरे पास नवेरा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? जहारा। उनकी हालत दीवानों जैसी थी। ना उनको आसपास का ख्याल था, ना गेट खोलते चौकीदार का, और ना ही कार से बाहर निकलकर बुत बनी खड़ी इंशरा का जो अपने बाप को बाप के रूप में देख रही थी। उसकी शफाफ पेशानी शिकनों से पुर थी। अरे आप यूसुफ साहब बिल्कुल ही बदल गए हैं। जहारा बेगम ने कार से बाहर निकलती हुई मुस्कुरा कर कहा। जो खुद को नहीं बदलता उसको वक्त बदल देता है। मुझे भी वक्त ने बदल दिया और ऐसा बदला है कि मैं खुद को पहचान न सका। वो तो लग ही रहा है। उनके लहजे में तंज भरा। मुझसे इस लहजे में बात मत करो जहारा। मैं टूट कर बिखर गया हूँ, किरची हो गया हूँ। जो झुकना नहीं जानते वो इसी तरह टूट कर बिखर जाया करते हैं। इंशरा चौकीदार को चाबी देकर कार अंदर लाने का कहकर अंदर चली गई थी, जबकि बाली वहीं खड़ी थी। मुझे वक्त ने सब सिखा दिया, सब समझ गया हूँ मैं। मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझे मेरे बच्चे के मुताल्लिक बता दो, वो कहाँ है? वो इर्द गिर्द से बेनियाज गिड़गिड़ाने लगे। मासी, हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं। जहाँ मुनासिब नहीं लग रहा, आते जाते लोग मतवज्जे होने लगे हैं। बाली को यूसुफ साहब पर ढेरों ढेर तरस आने लगा। अंदर जाकर क्या बात होगी? मेरे पास कोई बच्चा नहीं है यूसुफ साहब, आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। कोई बच्चा नहीं है? उनके लहजे में बला की सर्द मोहरी और बेरुखी थी। माजी की किताब के कहीं और आग पलटे थे और कठिन वक्त सामने था जब वो और नवेरा उनके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे और वो हर सतह पर फिरौन साबित हो रहे थे। वो कहकर आगे बढ़ी। यूसुफ साहब उनके पीछे आ रहे थे। चौकीदार, इस आदमी को धक्के देकर गेट बंद करो। ये मकाफाते अमल है। मैं जानता हूँ कल तुम्हारी जगह पर मैं था, मगर मुझ पर रहम करो, मैं अपने किए की सज़ा भुगत चुका हूँ। वो हाथ जोड़ते हुए उनके पीछे चल पड़े। मासी, अल्लाह के वास्ते इतनी संग दिल ना बनो, लॉन में बैठकर उनकी बात सुन लो। उनका नहीं तो अपनी तबीयत का ही ख्याल करो। बाली की मन्नत और समाजत पर वो उनसे लॉन में रखी हुई कुर्सियों पर बैठकर बात करने पर आमादा हुई। बेहद शुक्रिया बेटा, सदा खुश रहिए आप। वो बाली के सर पर हाथ रखकर ममनूनियत से गोया हुए। किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप यूसुफ साहब? आपने खुद ही कहा था वो बच्चा आपका नहीं है, किसी और का गुनाह है। उस बच्चे के दुनिया में आने के आप सिर्फ सख्त खिलाफ थे, इतने मुखालिफ कि आपने नवेरा को जिंदा ही कब्र में दफन करवाने से भी दरेक ना किया था। नवेरा को कब्र से निकलवा दिया था, मगर मैं आज तक कब्र में जिंदा दफन हूँ। मेरी सज़ा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। भटका हुआ हूँ मैं, कहाँ कहाँ तुम्हें और नवेरा को तलाश ना किया, मगर हर जगह से नाकाम व नामुराद वापस लौटा। वो आजिज़ी और बेबसी का पैकर बने हुए थे। अमीरों को लगता है पैसा और दौलत हमारे पास है तो हम हर एक को अपनी
ताकत तो शायद जोरी से कुचल कर ख़त्म कर देंगे, है ना? अब आपको भी मालूम हो गया होगा, अल्लाह सबका है। उसकी लाठी बेआवाज़ होती है, जब उठती है तो आवाज़ नहीं आती। जहारा के लहजे में पुराने ज़ख्मों का दर्द बोल रहा था। मेरा दिल कहता है मेरा बच्चा ज़िंदा है, बताओ जहारा कहाँ है वो उनकी तंज़िया बातों को नज़रअंदाज करके बोले। इंचरा खिड़की के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन उसके दिल में भी कोई नरमी और लचक नमूदार नहीं हुई थी। वो नानी के सख्त रवैये को पसंद कर रही थी। वो चाहती थी उनके साथ यही सलूक हो। मैंने कहा ना, आपके हुक्म के मुताबिक वो बच्चा ज़ाया कर दिया गया था। नहीं, झूठ है ये सरासर। फिर सच आप साबित कर दें। जहारा बेगम, मेरे सब्र का मज़ीद इम्तिहान ना लो। आप जैसे बड़े लोगों का इम्तिहान लेने की हम जैसों को कहाँ जुर्रत हो सकती है? आप हस्बे आदत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनके अंदर की जहारा बेदार होने लगी थी। जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद, हर शय देने को तैयार हूँ। बदले में आपको बच्चा दे दूँ। अगर बच्चे का इतना ही शौक़ है तो ईदी होम से जाकर ले आइए, काम बन जाएगा। मासी, क्यों उनके जज्बात को घायल कर रही हो? साफ साफ बता दो ना उनको कि ये एक बेटी के बाप है। इंशरा इनकी बेटी है। बाली से मज़ीद बर्दाश्त न हुआ और वो बोल उठी, इंशरा मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। इमराना का लहजा बेहद हद तक अमेज़ो तनफुर से भरपूर था। वो नहायत नफ़रत और हकारत से सामने खड़े शाहज़ेब को देख रही थी। आप भाई की खातिर कुर्बानी देना चाह रहे हो शाहज़ेब, मैं ही नहीं, सब आपके जज्बे को सराहते हैं। आपके इस अमल से हमारे दिलों में आपकी जगह मज़ीद बढ़ गई। लेकिन बेटा, घर बसाने के लिए दिल की रजामंदी और जज्बों का सादिक होना भी अहमियत रखता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मुनव्वर साहब ने उठकर उसकी पूछ थपाते हुए रसानियत से समझाया। आप किस रजामंदी और कौन से जज्बों की सदाकत की बात कर रहे हैं मुनव्वर भाई? मेरी भांजी कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं है जो कोई ऐरा गहरा आए और उसका हाथ पकड़ कर ले जाए। अपने इस नुमाइशी बंदर को कहीं अपनी हद में रहिए, इसके लिए यही बेहतर है। उन्होंने चीख कर कहा। जैद और मायदा की नज़रें मारे शर्मिंदगी के उठ ही नहीं रही थी कि बदतमीज़, बदलिहाज, बेअदबो, गुस्ताख के तमाम अलकाबात उनकी माँ की पहचान बन रहे हैं और वो लापरवाही से ज़बान दराजी में मशगूल थी। जबकि उर्वा शाहज़ेब को देख रही थी, जो कुछ दूर खड़ा था। सुर्खो सफ़ेद रंगत, ब्राउन चमकदार आंखें, लंबा कद, वो पुरकशिश वजी था। और सबसे मुतासिर कुन बात यह थी कि वो जैद से खासी हद तक शबाहत रखता था। भाईजान, इस बदतमीज़ औरत के मुंह क्यों लग रहे हैं? इसको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं। ये आपकी इज्जत क्या करेगी? आप रिजवाना आप ही से बात करें। उर्वा को बहू बनाने को मैं तैयार हूँ। इमराना की बदकलामी से मजबूर होकर उनको आखिरकार मुदाखलत करना पड़ी। इज्जत के रखवाले सिर्फ आप ही हैं ना? और बजिया से क्या बात करेंगे? उनका भी वही जवाब होगा जो मेरा है। ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है कि मेरी बहन अपनी बेटी मेरी दुश्मन के बेटे से ब्याह दे। आपका ये प्रपोजल आपके मुंह पर मारती हूँ। मम्मा प्लीज़ बिहेव योरसेल्फ। क्या हो गया है आपको? किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं आप? खुद को संभालिए मम्मा, इस तरह नहीं होता है। फिर यह हाइपर टेंशन आपके लिए सूदमंद नहीं है। जहर ने उठकर इमराना की शानों पर हाथ रखकर नरमी से कहा, इस लड़की को निकालो यहाँ से, मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। देख रहे हैं ना कितनी चालाकी से ये लड़का डबल गेम खेल रहा है। ये लड़का आपके मुफाद में नहीं बल्कि अपनी राह क्लियर कर रहा है। उर्वा से शादी करके इससे मिलने का रास्ता भी साफ रहेगा और भाई के लिए कुर्बानी का ढोंग भी कामयाब रहेगा, जो मैं होने नहीं दूंगी। अब उनकी हर कहर बरसाती निगाहें सुधा पर मरकूज थी। तुम्हारी अयार तबीयत में पन्हा शक और बेअतबारी वक्त के साथ साथ बढ़ गई है। रिश्तों का एहतराम और तकद्दुस तुमने पहले कभी नहीं किया, तो उम्र के इस दौर में क्या करोगी? तुम्हें ना दुनिया की फिक्र है ना आकबत की। एनीवेज, शावेज और मैं नेक नियति से इस नए बंधन को बांधना चाहता। मुदस्सर साहब इमराना से मुखातिब होने के बाद रिजवाना की तरफ देखते हुए बोले, मगर रिजवाना आप ही की खामोशी और सर्द मोहरी बता रही है कि वो यहाँ भी हर बार की तरह इमराना का ही साथ देंगी, क्योंकि हक का साथ देने के लिए बहादुरी और हौसले की ज़रूरत होती है। यहाँ मैं उनको फोर्स नहीं करूँगा। रिजवाना पहलू बदल कर रह गई। जैद, आप क्यों देर लगा रहे इस लड़की को तलाक देने में? मैं कहती हूँ इस लड़की को अभी और इसी वक्त तलाक दे। वो ज़यानी अंदाज में चीखी। माहौल में एकदम सन्नाटा छा गया था। सरासमंगी और बदहवासी चेहरों से मुतरशा थी। माँ की दीवानगी में तब्दील होती हालत ने जैद को तजब्जुब में मुब्तला कर दिया था। अलबत्ता सुधा सर झुकाए बैठी थी। इमराना, होश में आओ। समर्थ बेगम पर पुरतैश अंदाज में गोया हुई। आप दरमियान में ना आइए, ये मेरा और मेरे बेटे का मामला है। तुम माँ नहीं डाइन हो, बल्कि डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, मगर तुम तो अपने ही बेटे का कलेजा नोच रही हो। जैद, किसी की बकवास मत सुनो, बस वो करो जो मैं कह रही हूँ वो करें आप, वरना इमराना का ज़यान
इमराना का ज़्यान शिद्दत पकड़ता जा रहा था। जैद की रंगत बदल रही थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो माफ ज़हन के साथ खड़ा माँ को देख रहा था, एक टिक बिना पल के झपकाए, किसी सांस लेते बुत की मानी। ओके, यू आर राइट, तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो आज और अभी एक नहीं 2 तलाक़ें होंगी, 2 तलाक़ें। मुदस्सर साहब उनके करीब आकर ठहरे और मजबूत लहजे में गोया हुए। क्या मतलब है इस बात का? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी बुज़दिल देते हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे घर में मेरी बेटी की गुंजाइश नहीं तो मेरे घर में भी तुम्हारे लिए जगह नहीं। वो इमराना से मुखातिब थे, जो तंजिया अंदाज में उनकी तरफ देख रही थी। ज़ैद अगर सौदा को तलाक देता है तो मैं तुम्हें भी तलाक दे दूँगा, मुदस्सिर ने पूरा एतमाद लहजे में कहा। और ज़ैद के दिमाग में धमाके होने लगे थे। बाली की बात पर वो बेकरार से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर मुसर्रत और इस्तजाब का रंग फैलता चला गया था। जहारा के बिगड़ते तेवर और भड़कते मिजाज ने बाली को अपनी जज्बाती गलती का एहसास दिलाया था। वो सहम कर दूर हुई। बेटी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, बल्कि अपनी समाअत पर धोखे का गुमान हो रहा है। क्या ये सच है कि इंशरा मेरी बेटी है? पुरिश्तियाक लहजा, पुरस्रार अंदाज। जहारा के वजूद में जुम्बिश पैदा हुई। वो जो बाली को उसकी बेसाख्ता हरकत पर खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। यूसुफ साहब के लहजे में शनासाई की रमक देखकर चौंकी, फिर इस्तज़ाई अंदाज में गोया हुई। उसने झूठ कह दिया और आपने सच मान लिया यूसुफ साहब? झूठ ये बच्ची नहीं, तुम कह रही हो जहारा बेगम। हैरत है, आप जैसे बड़े लोगों के भी बड़े अजीब मसले होते हैं। जब सच कहा जाए तो मानते नहीं, और अब झूठ को किस तरह सच मान रहे हैं, वो भी उस दीवानी लड़की की बातों में आकर। जहारा, तुम्हें बाजार छोड़े हुए सालों गुजर गए, मगर तुम्हारे अंदर से एक बाजारीपन गया नहीं। वो उनकी डिठाई पर चोट करते हुए बोले, क्या करें साहब, जब तक आप जैसे कदरदान दाद देने के लिए मौजूद हैं तब तक ये बाजारीपन कहाँ छूटने वाला है। उनकी ये बहसो तकरार खिड़की के पीछे खड़ी इंशरा सुन रही थी। उसको बाली की दगाबाजी पर शदीद गुस्सा आ रहा था। आप में अकड़, गुरूर, फ़ख्र इस दौर की तरह ही मौजूद है जब कभी मिनिस्टर हुआ करते थे। कुर्सी का नशा भी बड़ा कमीना होता है। कुर्सी ना हो फिर भी अंदर से कमीनगी जाती नहीं। वो तमस्खुर से गोया हुई। कुर्सी को ऊंची चीज़ तुम जैसे लोग समझते हैं। मैंने खुद गैर मुनसफाना निज़ाम के बायस कुर्सी को लात मारी थी। तुम मुझे क्या कुर्सी का ताना देती हो? मेरे ख़ानदान का एक नाम है, ऊंचे नाम वाले फिर मुझ जैसी बदनामे ज़माना औरत की दहलीज पर क्यों खड़े हैं? जाइए, तशरीफ़ ले जाइए यहाँ से। आज कुदरत उनको गिन गिन कर बदले लेने का मौका फराहम कर रही थी। मजबूरी ले आई है तुम जैसी औरत की दहलीज पर। यहाँ मेरी बेटी, मेरा खून ना होती तो मैं इस जगह के करीब से भी गुजरना पसंद ना करता। उनके हाथों से सब्र ज़ब्त का दामन छूटता जा रहा था। मेरा खून, मेरी बेटी, हाँ हाँ, आपका खून गंदा कब से हो गया यूसुफ साहब? किसने कहा आपकी बेटी है? दरअसल वो जिस शनासा अंदाज में इंशरा का नाम ले रहे थे, उस शनासाई ने उनके दिल में खुद बुत पैदा कर दी थी कि वो इंशरा का नाम इस जाने पहचाने अंदाज में क्यों ले रहे हैं। उनकी मुलाकात इंशरा से कहाँ हुई? वो कहीं मिले हैं तो इंशरा ने ये राज उनसे क्यों मख्फी रखा? इन तमाम तर सवालात के जवाब बावजूद वो यूसुफ साहब के सामने किसी तौर पसपा होने को तैयार नहीं थी। जहारा बेगम, मैं गुज़श्ता ज़िंदगी के तमाम गुनाहों से ताइब हो चुका हूँ। अल्लाह से माफ़ी मांग चुका हूँ। तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ कर दो मुझे। जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया, नवेरा को अजियत दी, सबकी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने बहुत जुल्म और जबर किया तुम्हारे साथ। वो उनके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। जहारा को वो वक्त याद आ गया जब वो और नवेरा घंटों के घुटनों के बल बैठी उनके आगे हाथ जोड़ गिड़गिड़ा रही थी, ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, रहम का सवाल कर रही थी। और वो उस वक्त का फ़िरौन था। लामहदूद इख्तियारात दौलतों ने रहमो माफ़ी की सिफ़त को ख़त्म कर दिया था। माफ़ करने की इस्तिताअत उनमें भी नहीं थी। दोनों ही लंबी बहस छिड़ी जिसमें नाकामो नामुराद होकर उनको लौट जाना पड़ा। बाली, तुम्हें ज़रा शर्म ना आई अपना वादा तोड़ते हुए? वो अंदर आई तो इंशरा उसको देखते ही गुस्से से बोली, शर्म कैसी? मैंने वादा नौफल भाई को ना बताने का किया था और इस वादे पर मैं आज तक कायम हूँ। वो इत्मीनान से गोया हुई। नानी जान, देख रही हैं आप? वो गुस्से से सुर्ख हुई। हाँ हाँ, देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। चलो, इसने अच्छा ही किया जो यूसुफ को सच्चाई से आगाह कर दिया। हस्बे आदत उन्होंने पैंतरा बदला। ये क्या कह रही हैं आप? अभी तो बाली पर गुस्सा हो रही थी। इस बात को छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे कि यूसुफ तुम्हें कैसे जानता है? सोच समझ कर बात करो मुदस्सिर, इस उम्र में ये बातें ज़ेब नहीं देती, समझने की कोशिश करो। मुनव्वर साहब फिर दरमियान में आए। ऐसी बातें किसी भी उम्र में ज़ेब नहीं देती। क्या इन बच्चों की उम्र में ज़ेब देती हैं? वो सुधा और जैद की तरफ इशारा करते हुए इस्तफसार करने लगे तो मुनव्वर साहब लाजवाब होकर रह गए। मैं इन गीदड़ भभकियों में आने वाली नहीं। मेरा घर आबाद ही कब है जिसके बर्बाद होने का मुझे दुख होगा? उनके लहजे की सफाकी और बेरहमी किसी तरह कम नहीं हुई थी। हाँ,
जिनको आबाद होने का शौक़ नहीं होता वो बर्बाद ही रहते हैं। जिस तरह तुम सुहागन होते हुए भी बेवा बनी हुई हो। उनकी बदकलामी मुदस्सिर साहब को मुश्तइल कर रही थी। भाईजान, इस तरह की बातें ना करें। बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बड़ों को बड़े कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। सुधा के सर पर बाप का साया ना था। मैंने और सुधा ने फूंक फूंक कर कदम रखे। भाभी ना समझें, आप ही दरगुजरो तहम्मुल का मुजाहरा करें। मायदा के मुस्तकबिल की खातिर सब भूल जाइए खुदारा। सोफिया बात बढ़ती देखकर आगे आई। इस कम अक्ल ज़िद्दी औरत को समझना चाहिए ये बात, जो दुनिया को सिर्फ अपनी ऐनक से देखने की आदी है, जो अपनी नाक के अलावा कुछ नहीं देखती। पापा प्लीज़, शाहजेब उनके करीब आकर आहिस्तगी से बोला, आप इतने हाइपर ना हो। डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत की है कि आपको रिलैक्स रहना है, चीखना चिल्लाना, गुस्सा और इश्तियाल से बचकर रहना है। मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों से बढ़कर नहीं। बड़ी मम्मा प्लीज़, आप कुछ कोऑपरेट कर लें। शट आप। वो गुस्से से उसे घूरती हुई चली गई। उनके पीछे रिजवाना और दोनों बेटियां भी चल दी। ज़ैद इस सारी सूरत से इस बुरी तरह बददिल हुआ कि वो लम्हा भर भी न ठहरा और कार लेकर बाहर निकल गया कि घर और हालात से फरार इसी तरह मुमकिन था। बुआ सुधा को वहाँ से ले गई थी, साथ ही शाहजेब भी चला आया था। वहाँ मौजूद दीगर लोग सर जोड़े सरगोशियों में मसरूफ़ हो गए थे। ये जो भी कुछ हुआ है सबकी ज़िम्मेदार तुम हो। वो कमरे में आते सख्त खफकी भरे अंदाज में सुधा से मुखातिब हुआ। तुम्हें जो कहना है कह लो, मेरा फ़ैसला अब नहीं बदलेगा। इमराना की बदज़बानी ने सुधा के फ़ैसले को मज़ीद अटल कर दिया था। उस वक्त भी वो बिना किसी हिचकिचाहट और खौफ के गोया हुई। कैसा फ़ैसला बेटी, क्या बात कर रही हैं? बुआ को हकीकत में उसकी हठधर्मी से रंज पहुंचा। उन्होंने हैरत से पूछा, भाई के साथ ना रहने का इनकी जान की दुश्मन बन गई हो तुम। उनकी मोहब्बत को क्यों महसूस नहीं करती? वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अजीब पागलो अंधे दिमाग की लड़की हो तुम। कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती? वो बुरी तरह झुंझलाया मगर वो ट्रस से मस ना हुई। हमारे सामने जो तुम्हारी ज़बान पर चल रही है उसी तरह मुदस्सिर मियाँ के सामने चलाने की जुर्रत है तो चला कर दिखाना, ताकि उनको भी पता चले कि तुम कितनी सियानी और समझदार हो गई हो। उसके मुसलसल इनकार पर बुआ भी कलस कर गोया हुई, जबकि शाहजेब उसकी जानिब देख रहा था। वो पलके झपक झपक कर आंसू जब्त करने की कोशिश में वो बहुत तन्हा बेबस व मजलूम दिखाई दे रही थी। मत खुद पर जुल्म करो मेरी बहन, ये सब ठीक हो जाएगा। आंधी के खौफ से अपनी आशियानों को खुद ही उजाड़ो, कुछ नहीं होगा। खुद ही ना उजाड़ो, कुछ नहीं होगा। वो कारपेट पर घुटनों के बल बैठता हुआ मोहब्बत से गोया हुआ। जवाबन वो कुछ न कह सकी। झुकी आंखों से उसके आंसू गिरने लगे थे। प्लीज़ रो मत। अगर बहादुरी दिखानी है तो हालात का डटकर मुकाबला करो। सरेंडर करने से काम नहीं बनेगा। हक मांग कर ना मिले तो छीन कर लेना पड़ता है। स्ट्रगल करनी पड़ती है और तुम ये सब करोगी। अपने हक की हिफाजत, अपने रिश्ते का तहफ़्फ़ुज़ तुम्हें इस तरह दिलेरी से करना होगा ताकि नेक्स्ट टाइम कोई गलत बात करते हुए भी घबराए तुमसे। वो उसके हाथों को हाथ में लेकर समझाने लगा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो शाहजेब। मुझे ज़ैद से कोई शिकायत नहीं है। जानती हूँ वो ममानी की उम्मीद है, उनकी आस है। ज़ैद उनकी हुक्म-अदुली का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और यहाँ मामू जान ने इस रिश्ते पर अपने रिश्ते को कुर्बान करने को तरजीह दी है। ना मान टूटे ना रिश्ता। उनको बचाने की बेहतरीन तदबीर यही है कि मैं खुद इस ताल्लुक़ को ख़त्म कर दूँ जो कभी भी पायदार ना होगा। वो आंसू साफ करते हुए बोली। फिर वही मुर्ग की एक टांग। उसने अपना सर पीट लिया। मैं कह रही हूँ ना मियाँ, इनका फ़ैसला मुदस्सिर मियाँ ही करेंगे। उन्होंने जो ठान ली सो ठान ली। हमारा समझाना तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। भजिया, आपने उस लड़के की जुर्रत देखी? किस तरह एक पल न लगाया उसने उर्वा को प्रपोज़ करने में। किस कदर चालाक व हाजिर दिमाग है वो। इमराना ज़ख्मी नागिन की तरह बल खा रही थी। वो उस वक्त इमराना के पोर्शन के लिविंग रूम में बैठी हुई थी। रिजवाना की हालत इमराना जैसी थी। उनके करीब बड़ा जमान उर्वा इफ़रा खामोश थी, जबकि मामले की संगीनी से मायदा की रंगत फीकी पड़ गई थी। वो इस तरह भी हालत में उंगलियों को मरोड़ रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अम्मा को किस तरह समझाए कि उनकी ज़िद ने उनका माजी महरूमियों से भर रखा है। मुस्तकबिल पर ज़िद के खूनी पंजे उन्हें सांस भी नहीं लेने देंगे। ठीक कहती हूँ इमराना, वो यही सोच रहा है कि सुधा और ज़ैद का रिश्ता भी ना टूटे और वो उर्वा से शादी का ढोंग रचाकर सबकी नज़रों में आला मकाम भी हासिल कर ले और सुधा से दर पर्दा ताल्लुक़ भी कायम रहे। ये एक तीर से दो शिकार वाली बात होगी। वो उनके शक व वहम को बढ़ावा देने में हमेशा से आगे रही थी। मुदस्सिर को देखा आपने किस तरह बेटे का साथ दे रहे थे। सोच रहे होंगे हम तो जैसे इंतज़ार में थे कब वो रिश्ता दे और हम लड़की का हाथ उनके हाथ में थमा दे। मम्मा, आप क्यों इस कदर गलत फहमियाँ दिल में पाल रही हैं? डैडी और शाहजेब की नीयतों में कोई ख़राबी नहीं, ना ही सुधा और शाहजेब के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ है। यह सरासर बहतान है। मायदा ज़्यादा बर्दाश्त न कर सकी और नरमी से गोया हुई। भजिया, इसको कहिए मेरे मुंह न लगे। ये सारा फसाद इस आफत का ही फैलाया हुआ है। इसने धमकी देकर मुझे ये काम करने पर फोर्स किया था, वरना मैं मर कर भी ये काम करने वाली ना थी। वो इस कदर गुस्से में थी कि उसकी तरफ से मुंह मोड़कर रिजवाना से कहा। मायदा का दिल घायल हो गया।
देख रही हैं खाला जान, मम्मा किस अंदाज में बात कर रही हैं। वो उनकी बेगानगी पर रूहान सी होकर गोया हुई। आंटी, ये बिहेवियर दुरुस्त नहीं, कम अज़ कम मायदा के साथ इस तरह का रवैया न रखिए, इस तरह आप बिल्कुल तनहा रह जाएंगी। इफ़रा ने जो मायदा को रोते देखा तो उसके करीब आकर इमराना से कहा, मैं क्यों तनहा होंगी, भला तुम दोनों और बज्जिया काफ़ी है मेरे लिए। इस लड़की ने साबित कर दिया कि ये मेरे लिए कुछ नहीं है, कल जुनैद के कहने पर मुझे भी छोड़ सकती है। माइंड इट आंटी, सगे रिश्तों को छोड़कर आप हमसे ऐसी उम्मीद न लगाइए, हम आपकी औलाद की तरह नहीं हो सकते। इफ़रा के सच्चे खरे अंदाज पर लम्हे भर को उनकी भौवें तनी, फिर अगले पल वो धीमे से मुस्कुराकर कहने लगे, आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं मेरी जान, मुझे किसी से खिदमत कराने की ज़रूरत नहीं है ना ही आदत है। खिदमत तो सिर्फ उस बदबख्त की ही अच्छी लगती है जो नौकरानी से रानी बन बैठी है। इफ़रा की फजूल बातें करने की आदत न जाने कब जाएगी। तुम इस अहमक की बात दिल पर मत लेना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। रिजवाना बेटी को घूरती हुई इमराना के शाने पर हाथ रख कर बोली, अरे बच्चिया, मैंने बुरा थोड़ी माना है। इफ़रा बच्ची है, इसको क्या अकल के कब किस वक्त क्या बात कहनी है, वक्त गुजरते समझ आ जाएगी। बेशक अक्ल आते आते ही आती है, और तुम भी ज़रा गुस्से पर लानत भेजो और वक्त की नज़ाकत को समझो। अभी जो हो रहा है होने दो, नीचे वो सब एक होकर ना मालूम क्या प्लान बना रहे हैं, न जाने क्या फ़ैसले हो रहे हैं। एक तुम हो जो अपने बच्चों से भी बदगुमान हो रही हो। मैं बदगुमान हो रही हूँ, सब आपके सामने है, फिर भी आप मुझे ही इल्ज़ाम दे रही हैं, हद है बज्जिया। उनका गुस्सा हद से बढ़ा। यही तुम्हारी आदत ख़राब है, झट से ज़ब्त का दामन हाथ से छोड़ देती हूँ। मेरा मकसद यह है कि नीचे जो फैसले हो रहे हैं यकीनन तुम्हारे खिलाफ ही होंगे। मेरी जूती से किसी का बाप भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, तुम अपना बिगाड़ करने के लिए खुद ही काफ़ी हो, किसी को ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारा कुछ बिगाड़ने के लिए। कुछ सोचती समझती नहीं हो। उसकी हठधर्मी और ज़िद पर रिजवाना को भी गुस्सा आ गया। आप क्या समझते हैं कि किसी बुरी घड़ी में ये मेरा साथ देगी? उन्होंने मायदा की तरफ इशारा करके तमस्खुराना अंदाज में पूछा। ये मेरा साथ नहीं देगी, इसकी जगह ज़ैद मेरी किसी बात से रत्ती भर इनहराफ नहीं कर सकता। अगर मुदस्सिर ने दरमियान में टांग न अड़ाई होती तो आज मामला साफ था। अभी आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन बातों का अंजाम क्या होगा। उनकी हौलनाकी से नवाकिफ़ है मम्मा आप। ये सही है कि भाई आपकी हर बात हर हुक्म आँख बंद करके मानते हैं, और मुझे यकीन है वो आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे, मगर वो आंसू जब्त करके बोली, भाई फिर भाई नहीं होंगे, जज्बातों एहसासात से आरी एक अधूरे इंसान होंगे बस। उसकी बात पर उर्वा ने चौंक कर उसे देखा। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।